पिछले भाग में आपने पढ़ा कि राजलक्ष्मी के तिजोरी से सारे जेवर गायब थे। तो सब एक दूसरे को शक की नजरों से देखते हैं, पर राजेश्वरी को होश ही नहीं रहा और वह धम से वहां पड़े सोफे पर बैठ गई थी। उनकी आंखें बंद अवश्य थी, परंतु उनकी आंखों के सामने सास के पुश्तैनी जेवर, महारानी हार, सतलड़ा, चंपाकली, नगीने जड़ी करधनी झिलमिला रही थी, जिन्हें ससुराल आने पर राजलक्ष्मी जी ने अपने हाथों से उन्हें पहनाया था। उनके बार बार कहने पर भी उन्होंने अपने पास नहीं रखा था। अब तो प्रश्न यह था कि जेवर गायब कैसे हुए। सुमंगला बड़प्पन दिखाते हुए मौन थी, परंतु राजेश्वरी बाला कब चुप रहने वाली थी। उन्होंने सबके सामने स्वर्णलता पर शक जाहिर कर दिया, परंतु वह जैसे इन बातों के लिए पहले से ही तैयार थी। मैं क्या जानूं, तुम दोनों यहाँ रहती हो, किसी ने निकाल लिए होंगे। दोनों बहुएं नंद की चालाकी देख आश्चर्य से भर उठी थी। स्वर्णलता तीखी जुबान से बोली, माँ जी के जेवर दोनों ने मिल बांटकर गायब कर दिए और अब दिखावा अच्छा कर रही हो। जाने माँ जी कैसे रहती थी, तुम लोगों ने तो मेरा दिमाग खराब करके रख दिया है। स्वर्णलता के आरोप के बाद तीनों महिलाओं के चेहरे पर शक और चिंता की लकीरें खींच गई थी। सब की सब एक दूसरे को शक की निगाहों से देख रही थी। राजेश्वरी कभी नंद तो कभी जिटानी की तरफ शक भरी निगाहों से देख रही थी। जयराज ने माहौल के तनाव को हल्का करने के लिए हंसकर कहा, जिसको जो जेवर चाहिए रमेश जी के यहाँ जाकर ले लेना। अब बात खत्म करो। शाम 6 बजे वकील साहब आएंगे माँ जी का वसीयतनामा पढ़ने के लिए। माँ जी की इच्छा अनुसार ही बंटवारा होगा। कमल का कहना था कि बंटवारे की क्या जरूरत है, जैसे चल रहा था वैसे ही चलता रहे, क्योंकि वह कारोबार और ऑफिस की जिम्मेदारियों से बचना चाहता था। दूसरे, उसने 10 करोड़ रुपए इधर से निकालकर अपने ससुराल वालों के साथ मिलकर एक नई कंपनी बनाई है। अब वह उन पैसों को अपनी व्यक्तिगत संपत्ति बताकर अपनी बताता है, जिस वजह से माजी के सामने से दोनों के बीच आपस में विवाद चल रहा था। वकील तुषार घोष आए और कागजों की जांच पड़ताल हुई, परंतु बंटवारे के विषय में उन्होंने कोई भी वसीयतनामा नहीं तैयार करवाया था। इसलिए यह सुनिश्चित हुआ कि लगभग 100 करोड़ की संपत्ति, जिसमें चल अचल फैक्ट्री, आलीशान कोठियां, फार्म हाउस, ज्वेलरी, शेयर्स आदि सभी कुछ के 3 बराबर हिस्से उनके तीनों बच्चों के बीच में बांटे जाएंगे। 91% शहर राजलक्ष्मी जी के थे और 9% दोनों बेटों के बच्चों के नाम थे, इसलिए उनका बंटवारा नहीं होगा। स्वर्णलता के चेहरे पर असंतोष नजर आ रहा था। यह एक कटु सत्य है कि धन या प्रॉपर्टी है तो वाद विवाद और मनमुटाव होना सुनिश्चित है, क्योंकि सभी पक्षों का संतुष्ट होना संभव है ही नहीं। इस संसार में धन लिप्सा ऐसी होती है कि जितना भी हो वह कम ही प्रतीत होता है। वकील साहब चले गए थे, परंतु जीजी के चेहरे पर तनाव स्पष्ट दिखाई पड़ रहा था। मुखर्जी जी मौन थी, मानो मन ही मन वह कोई योजना बना रही है। वह और रंजीत जीजा जी अपने घर चले गए। दोनों भाई अपने अपने ऑफिस और काम में बिजी हो गए थे। कई बार वकील साहब और इन तीनों की मीटिंग हुई, परंतु यह तय नहीं हो पाया कि कौन क्या लेगा। बार बार इन्हीं मुद्दों पर विचार विमर्श होता, परंतु निर्णय कुछ नहीं हो पाता। कभी कमल नाराज होकर मीटिंग से चले जाते तो कभी स्वर्णलता नाराज होकर बोली, अब कोर्ट में ही मिलेंगे। जयराज ने बीच बचाव करके मामला सुलझाने का प्रयास किया, परंतु फिर वह भी तैश में बोली, ठीक है, अब कोर्ट में ही तय होने दो। इस तरह से लगभग 3 महीने बीत गए थे। कुछ भी तय नहीं हो पा रहा था। अभी परिवार पूरी तरह शोक से उबर नहीं पाया था कि स्वर्णलता जीजी के वकील का नोटिस दोनों भाइयों के नाम आया कि मां राजलक्ष्मी जी की वसीयत के अनुसार पूरी जायदाद और बिजनेस को स्वर्णलता और
कुंवर रंजीत सिंह के नाम कर दी है। दोनों भाई बतौर मैनेजर की तरह काम करते रहेंगे, परंतु मालकिना हक स्वर्णलता देवी का होगा। नोटिस देखते ही दोनों भाइयों के होश उड़ गए। परिवार के सभी सदस्यों के माथे पर चिंता की लकीरें स्पष्ट दिखाई उड़ने लगी। एक प्रश्न चिन्ह सबके मन में खड़ा हो गया कि जीजी ने ऐसा क्यों किया। माँ जी ने कब ये वसीयतनामा तैयार करवाया, उन सब को हवा भी नहीं लगने दी। कमल का कहना था कि यह कुंवर रंजीत के खुरापती दिमाग की उपज है। उन्होंने हम सब के खिलाफ साजिश रची है। सबके मन में शंका के बीज प्रस्फुटित होकर पूर्ण वृक्ष बनकर लहलहा उठे थे। शांत जयराज भी भविष्य के प्रति शंकालु हो उठे थे, परंतु भीरू स्वभाव के जयराज ने स्वर्णलता देवी के समक्ष कभी जुबान तक नहीं खोली थी, क्योंकि उन दोनों के उम्र में काफी अंतर था। इसलिए वह कर्तव्य विमूढ़ से हो गए थे। कमलराज नाराजगी भरी स्वर में बोले, जीजी को तो पहले ही पिताजी दहेज में फैक्ट्री और जाने क्या क्या दे चुके हैं, इसलिए उनका तो अब कुछ भी मांगने का हक नहीं बनता। हम कोर्ट जाएंगे। कुंवर साहब ने माजी से अनजाने में साजिश रचने के लिए उनसे साइन करवा लिए होंगे। संपत्ति ने सबके मन में विष बो दिया था। जयराज ने अपने अनुभवों के आधार पर कहा कि कमल, मामला यदि कोर्ट में पहुंच जाएगा तो हम लोगों के हाथ से निकलकर वकीलों के दावपेच में फंसकर उलझ कर रह जाएगा। इसलिए जीजी और कुंवर साहब के साथ बात करके आपस में सुलझा लिया जाना ज्यादा अधिक उचित होगा। इस विषम परिस्थिति में क्या करना चाहिए, इस बात को लेकर सभी परेशान हो गए थे और आपस में सब लोग बैठकर विचार विमर्श और मंत्रणा करते रहते, परंतु कोई उपाय उन्हें नहीं समझ आ रहा था। दोनों भाइयों ने आपस में यह तय किया कि हम लोगों के आपसी विवाद की भनक परिवार वालों के सिवा किसी को नहीं लगनी चाहिए। हम सब जल्दी ही इस समस्या का समाधान निकाल लेंगे। शोकाकुल परिवार अकुल व्याकुल मनोदशा के कारण अपने को बेबस सा पा रहा था। अब और तनाव व्याप्त रहता। कोई विश्वास नहीं कर रहा था कि जीजी ऐसा भी कर सकती है। क्या माजी ने जानबूझकर ऐसा वसीयतनामा तैयार करवाया है, या फिर कुंवर साहब ने लालच के कारण यह फर्जी जाल फैलाया है, जिसमें उन्होंने शिकारी की तरह सबको कानूनी जाल में उलझाकर बर्बादी की तरफ ढकेलने का प्रबंध कर दिया है। जयराज मानसिक रूप से बहुत तनाव में थे। उन्होंने जीजी को सदा माँ की तरह सम्मान की दृष्टि से देखा था और कुंवर साहब ने तो सदा नाराजगी के कारण यहाँ से दूरी ही बनाकर रखी थी। पेशो पेश और आपसी बातचीत में एक महीना बीत चला था। जीजी अपनी बात पर अड़ी हुई थी कि माजी सारी संपत्ति उनके नाम करके गई है, इसलिए दोनों भाइयों को उनके मातहत मैनेजर की तरह ही काम करना होगा। गमगीन जयराज को गुरु निर्णयानंद के रूप में आशा की किरण दिखाई दी। वह कमल को अपने साथ लेकर बहुत उम्मीद के साथ गुरुजी के पास पहुंचे। क्या बात है पुत्र, तुम्हारे माथे पर चिंता की लकीरें? क्या माजी के अचानक बिछोह को नहीं सह पा रहे हो? इस संसार में आवागमन को शाश्वत सत्य है, उससे क्या घबराना। गुरु महाराज, अब आप ही हम लोगों की समस्या का निवारण कर सकते हैं। जीजी का कहना है कि वह दोनों मैनेजर की तरह उनके मातहत काम करेंगे और वह माँ जी की जगह मालिक बनकर सिंहासन रूढ़ होगी। आप उन्हें समझाइए कि बराबर हिस्सा लेकर मान जाएं। परंतु शातिर जीजी संभवत महाराज जी को अपनी तरफ मिला चुकी थी। उन्होंने तुरंत कहा, जब रानी साहिबा अपने स्थान पर स्वर्णलता को प्रतिष्ठित कर रही है तो फिर अनावश्यक वाद विवाद की क्या आवश्यकता है। जयराज ने गुरुजी के चरण पकड़ लिए थे। अंगूठी पर निगाह पड़ते ही गुरुजी का स्वर नरम हो उठा। जय और कमल, तुम दोनों को तो मैंने गोद में खिलाया है, इसीलिए तुम दोनों मेरे पुत्र की भांति हो। भाई बहन में आपसे विवाद नहीं होंगे तो कहाँ होंगे। मैं स्वर्णलता देवी को समझाने की कोशिश करूंगा।
आगे प्रभु की इच्छा। दोनों भाई गुरुजी की बातों से आश्वस्त नहीं हुए थे, वरन उनकी बातों ने मानसिक यंत्रणा ही दी थी। कमल को गुरुजी से बहुत उम्मीद थी, परंतु जिस प्रकार इंसान आखिरी सांस तक जीवन की आशा लगाए रहता है, वैसे उम्मीद की किरण लगाए हुए थे कि शायद जीजी गुरुजी की बात मान जाए। जयराज आपसी विवाद की बात जितना छिपाने की कोशिश करते, जीजी उतना ही उछाल रही थी। गुरुजी अपने लावा लश्कर के साथ आए। दोनों भाइयों ने उनकी सेवा में जी जान लगा दी। जीजी से बोले, बेटी, आपस में वाद विवाद से क्या लाभ? परंतु वसीयत तना की कॉपी देखते ही बोले, जब रानी साहिबा ने स्वयं ही अपनी गद्दी राजकुमारी को हस्तांतरित की है, तो फिर विवाद का क्या प्रश्न? और वह अपना तामझाम समेट कर चले गए। अब तो गुरुजी की शह पाकर स्वर्णलता ने वसीयतनामा के अनुसार माजी के ऑफिस में बैठकर फाइल मांगकर कामकाज देखना शुरू कर दिया था। ऑफिस में सुगबुगाहट होने लगी थी कि अब कंपनी की नई मालिक स्वर्णलता है। जयराज और कमल में मामले को परिवार के अंदर ही सुलझाने के लिए परिवार के बुजुर्ग और गणमान्य लोगों को बुलाकर समझाने का प्रयास किया, लेकिन वहां पर स्वर्णलता सौदेबाजी पर उतर आई। मुझे तो माँ जी की इच्छा का सम्मान करना है, मुझे पैसे का कोई लालच नहीं। मेरे लिए तो जैसे मेरा आशु वैसे ही जय और कमल। फिर झट वह सौदेबाजी पर उतर आई। कभी 10% तो कभी 20% तो कभी 30%। वहां पर सभी लोग रंगे सियार की तरह बदलते बयान को सुनकर परेशान हो गए थे। कमल इतनी देर से चुपचाप सारा नाटक देख रहे, उनसे रहा न गया। वह क्रोधित होकर आपे से बाहर हो उठे थे। जीजी, 30% तो आपको वैसे ही मिल रहा था, लेकिन आपकी तो नियत ही खराब है। आप तो समुचित संपत्ति पर नाक की तरह बैठना चाहती है। स्वर्णलता भला कब चुप रहने वाली थी। क्रोधित स्वर में बोली, कमल, मैं जानती हूँ तेरे मुंह में किसने ये शब्द डाले हैं। मैं राजेश्वरी को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ कि वह कितनी लालची और चालाक परिवार की है। जय और सुमंगला ने कमल और राजेश्वरी को वहां से हटाकर अंदर कर दिया। स्वर्णलता देवी बोली, जय, आखिरी बार तुमसे कह रही हूँ कि कोर्ट से बाहर मामला तय कर लो, नहीं तो यदि कोर्ट के चक्कर में पड़ गए तो तुम दाने दाने के मोहताज हो जाओगे। दोनों पक्ष अपनी अपनी बात पर अड़े हुए थे, कोई भी झुकने को तैयार नहीं था। स्वर्णलता और रंजीत कुंवर ने माँ के ऑफिस में मैनेजर और स्टाफ की मीटिंग बुलाकर अपने को मालिक बताकर फाइल मंगाकर घरेलू विवाद को जग जाहिर कर दिया था। जयराज और कमलराज को जीजी की हरकतें असहनीय लगी। उन्होंने एक बार फिर से जीजी के साथ समझौते की पहल की, परंतु जीजी कुछ भी सुनने को राजी ही नहीं थी। जय को 100% यही विश्वास था कि वसीयतनामा या जोर जबरदस्ती लिखाया गया या अनजाने में कोरे कागज में साइन करवाकर यह अपनी इच्छानुसार लिखवाया गया है। कमल का साला चंद्रेश शाह बार बार दोनों भाइयों को विश्वास दिला रहे थे कि वह 1-2 पेशी में उनके हक में फैसला करवा देंगे। स्वर्णलता के चेहरे पर शिकन नहीं थी, परंतु जयराज मीडिया के सामने आने में बहुत शर्म महसूस होती थी। कोर्ट में वसीयतनामा फर्जी है कि अर्जी दाखिल हो गई। अब तो दोनों भाई वकीलों के हाथ के खिलौना बनने को मजबूर थे। वकीलों के इशारे पर ही बयान देना होता। अब न ही स्वर्णलता के हाथ में कुछ रह गया था, न ही जयराज और कमल के। अब तो सूत्रधार वकील थे। तारीख पर तारीख, गवाही, बयान, बहस, मामला उलझता गया और समय बीतता रहा। कभी फाइल दबा दी गई तो कभी वकील नहीं आए। आदि आदि सारे हथकंडे आजमाए गए। चंद्रेश वकील ने वसीयतनामा फर्जी है सिद्ध करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाते हुए सबूत और गवाह पेश किए। स्वर्णलता ने भी देश के नामी वकीलों को बुलाया था। उनकी दलीलें
और गवाह और सबूत बहुत दमदार थे। कंपनी की हालत बिगड़ती गई, पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा था। जय डिप्रेशन के शिकार बन गए। उनके जीवन की शांति, संपन्नता, सब कुछ हाथ से फिसलता जा रहा था। जिस तरह से बंदर पांट में बंदर ही पूरी रोटी हजम कर जाता है, वही हाल इन भाई बहन का था। उनके हाथ कुछ भी नहीं लग पा रहा था और वकीलों के घर भर रहा था। आखिर में जज ने दोनों तरफ की दलीलें सुनने के बाद कंपनी के मैनेजमेंट को अपने हाथ में लेते हुए अपनी ओर से रिसीवर युक्त कर दिया और कंपनी का अकाउंट सील कर दिया। स्वर्णलता और रंजित तो ऐसे मगरमच्छ के समान थे जो जय और कमल जैसी मछलियों को आसानी से अपना शिकार बना लेते थे, परंतु कोर्ट में उनकी चालबाजी काम नहीं आई। फैसला लंबित रहा। कंपनी और बिजनेस की हालत बिगड़ चुकी थी। आपसी विवाद में हंसते खेलते संपन्न परिवार की खुशियां लुट गई थी और जीवन संघर्षमय हो गया था। कई वर्षों बाद जय सबको बिलखता छोड़कर इस दुनिया से चले गए और कमल आशा भरी नजरों से कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं।